तो पाठ 2 विज्ञान विषय का, इसका नाम है सूक्ष्मजीव एवं मित्र एवं शत्रु। तो आपके लिए बताएंगे तो सूक्ष्मजीव जो कि हमारे मित्र वक्त व्यवहार भी करते हैं एवं हमारे लिए ये हानिकारक भी होते हैं। तो इसलिए सूक्ष्मजीव ये प्रकृति में सभी स्थानों पर आसानी से पाए जाते हैं और इन सूक्ष्मजीवों का जो व्यवहार होता है अर्थात इनके बिना हम आसानी से रह भी नहीं सकते और इनसे हमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो सूक्ष्मजीव जैसा कि कहा जाता है कि सूक्ष्मजीव से तात्पर्य होता है ऐसे जीव जो कि बहुत ही सूक्ष्म है, जिन्हें आसानी से आंखों से नहीं देखा जा सकता है अर्थात इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो इसलिए जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि सूक्ष्मजीव ऐसे जीव जो कि जिन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते, केवल हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। तो ये बहुत ही नगण्य मात्रा में पाए जाने वाले होते हैं। इनको हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं और 4 वर्ग कौन से, तो 4 वर्गों बांटने के लिए पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और चौथा है सहवाग। इस प्रकार से इन्हें हम मुख्यतः 4 वर्गों में बांट सकते हैं। तो विषाणु, अब देखो इसमें ये सूक्ष्मजीव जिसे बोलते हैं क्या, जीवाणु, यानी ये 4 भागों में बांट दिया। इसी प्रकार एक विषाणु भी अलग प्रकार का है जो कि ये वायरस जीव होता है परंतु सूक्ष्मजीवों से भिन्न प्रकार का होता है। ये सूक्ष्मजीव पंखों से परिआश्रित रहने वाले होते हैं जो आसानी से गुणन की क्रिया करने वाले होते हैं, परंतु ये जो विषाणु होता है ये प्रकृति में यानी सजीवों में एवं बाह्य तौर से भी आसानी से जीवित रह सकता है। तो अब अतिसार, मलेरिया, प्रोटोजोआ, ये अतिसार ये सब रोग होते हैं। कुछ टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा ये रोग होते हैं। तो इन सब को किस प्रकार से ये होने वाले रोग हैं, तो अब देखिए ये जो जीवाणु है, जीवाणुओं को 2 प्रकार से बांट सकते हैं और 2 प्रकार से किस प्रकार से बांट सकते हैं कि ये स्पाइरल रूप में अर्थात गोल रूप में भी आसानी से पाया जा सकता है। तो अब इसमें
जिसे हम बोलते हैं और क्या, कपून, जो कि सफेद चादर के रूप में जमा हो जाती है। सफेद चादर से भोज्य पदार्थ यदि आपने रख दिया, उस भोज्य पदार्थ के ऊपर एक सफेद चादर से जमा हो जाती है, और वो जमा होने के पश्चात उस भोजन को खाना प्रारंभ और उसको छोटे छोटे लोगों में बांटना प्रारंभ कर देती है और उसको संपूर्ण नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक जो कि हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक होते हैं, ये भोज्य पदार्थों को आदि को आसानी से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। अब आता है हमारा सूक्ष्म जीव, इनको चार वर्गों में बांट दिया। मतलब तो ये रहते कहाँ हैं, ये किस प्रकार से आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनका जो जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो सूक्ष्म जीव आसानी से ये किसी प्रकार के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने वाले होते हैं। ये सर्दी, गर्मी, बरसात कहीं भी रह सकते हैं। अधिकांश जहाँ पर कीचड़ अधिक होता है, दलदल होता है, गंदगियां होती हैं, उन स्थानों पर बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसलिए सूक्ष्म जीव ये आसानी से अपना जीवन व्यतीत इससे जो गंदगी होती है उसमें करता है, और ये आसानी से गुणन की क्रिया करना प्रारंभ कर देता है और अपनी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि करता रहता है। इसके बाद में सूक्ष्म जीव ये हमारे मित्रवत व्यवहार कैसे करते हैं, ऐसा ये सूक्ष्म जीव हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हानि पहुंचाते, ये हमें मित्रवत व्यवहार भी करते हैं। यदि सूक्ष्म जीव प्रकृति में नहीं पाए जाते तो हमारे प्रकृति के अंदर जो भी वस्तुएं मृत होने के पश्चात वो उसी अवस्था में पड़ी रहती है। माना पशु है, जानवर जो होते हैं, या हमें भोज्य पदार्थ हैं आदि बनाने के लिए जीवों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए तो ये जो हमारे मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो ये किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में किस प्रकार से करते हैं। तो इनका जो मित्रवत व्यवहार है, तो मित्रवत व्यवहार क्या है, सबसे पहले वो प्रकृति में पाए जाने वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके उसका स्थिरीकरण कर देना, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना। माना कि पर्यावरण में आपने कहा विकास है, जहाँ पर गड्ढे वगैरह होते हैं, बरसात होती है, या मृत पशु कहीं पड़े रहते हैं, तो वो प्रकृति उसी प्रकार से पड़े रहेंगे, या वनस्पतियाँ होती हैं उनके घास के टुकड़े के पत्तियाँ जो भी होती हैं वो उसी प्रकार से उन्हीं पर आच्छादित रहते हैं। इसलिए उनको नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो जंतुओं जो निस्तारण आदि होता है, इन सबका हम निस्तारण आसानी से करते रहते हैं। अब देखो हमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थों को हम इस कार्यों में इस प्रकार से उपयोग करते हैं। सबसे पहले देखो दही। अब दूध से हमें दही बनाना है, दूध से हमको दही बनाना है, तो दूध में पाया जाने वाला जो लैक्टोबैसिलस होता है दही, जो कि जरा संभावने का विकास है, इनकी वृद्धि के लिए हम दूध को उचित तापमान में रखते हुए उसमें थोड़ा सा छाछ, थोड़ा शहद डाल देते हैं, जो जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, और वो सूक्ष्म जीव अपनी संख्या में तीव्र वृद्धि कर लेते हैं, उसको आड़ करके और दूध से क्या कर दही, और दही को हम चला करके मक्खन निकाल लेते हैं, उनसे छाछ बना लेते हैं। अनेक प्रकार से बना सकते हैं। छाछ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। अब देखिए इसके बाद में कुछ जैसे चावल के आटे किण्वन की क्रिया, अब ये सारी क्रिया होती है, इससे हम कहते हैं किण्वन क्रिया। अब किण्वन क्रिया क्या होता है, किण्वन क्रिया से तात्पर्य होता है किसी वस्तु को गला सड़ा देना, गला सड़ा करके उसे नया उत्पाद बना लेना, ये कहलाता है किण्वन की क्रिया। तो हमें इस तरह खमीर आदि
डोसा या खमीर है, ईस्ट। तो इस प्रकार से अब क्या करते हैं, इन सबको गला सड़ा करके आपस छाछ में डाल दिया और डालने के बाद वो फूल जाएगा और फूलने पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जब वो उसको गलाएंगे सड़ाएंगे तो उसमें से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है, हल्की हल्की होने के कारण ये ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है और वो जो पाद जिस तापमान में किसी को गलाया सड़ाया है वो पाद उसमें बहुत कम मात्रा थी, तब गले सड़ने के बाद वो बहुत ही अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसका उपयोग किण्वन क्रिया के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए सूक्ष्म जीवों का अगला वाणिज्यिक महत्व। अब और बड़े पैमाने पर क्या महत्व है, बड़े पैमाने पर महत्व के लिए और क्या करो, वाणिज्यिक महत्व। तो बड़े पैमाने पर महत्व के लिए आपने देखा कि कौन सा है कि हम एल्कोहल जिसे हम बोलते हैं क्या, शराब, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, इसका नाम होता है एल्कोहल या इसे बोलते हैं एथेनॉल। तो अब शराब जो होता है इसे भी हम किण्वन क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। माना कि इसको बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस प्रकार से उपयोग करते हैं कि आपने जो या फल या वृक्षों की छाल, इसको लेकर के हमने क्या किया कि एक गड्ढे में, एक गड्ढे में लेकर के इसको पानी डाल करके गुड़ आदि डाल करके गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद गल सड़ जाने के बाद में इसे उन्हें निकाल करके और वाष्पन क्रिया के माध्यम से सेव करने में शराब। इस प्रकार से जिसका बहुत अधिक बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। तो इस प्रकार से इसके बाद में सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक महत्व। तो सूक्ष्मजीव का वाणिज्यिक महत्व किस प्रकार का है, अर्थात हम एल्कोहल बना करके इसके बाद में औषधीय उपयोग। तो सूक्ष्मजीवों का औषधीय महत्व क्या है, तो सूक्ष्मजीवों को गला सड़ा करके तो उनको वनस्पतियों को गला सड़ा करके और हम उसका उपयोग प्रतिजैविक दवाइयां बनाने के काम में लेते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आदि जो एंटीबायोटिक होते हैं जिससे हम बोलते हैं क्या, प्रतिजैविक। अर्थात प्रतिजैविक से तात्पर्य होता है कि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, परंतु रोग प्रतिरोधक क्षमता तो है परंतु इसका उपयोग हमें अधिक नहीं करना चाहिए। हमारे लिए एंटीबायोटिक जो ये दवाइयाँ होती है बहुत ही हानिकारक होती है, तो इसलिए हमें बिना डॉक्टर की सलाह के भी नहीं लेनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग हमें आसानी से करते हैं। पेनिसिलिन के जो खोज करता थे वो थे कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इन्होंने ये इस प्रकार से इसका टीकाकरण प्रतिजैविक जो मेडिसिन दवाई है इसका निर्माण किया था। परंतु प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इसके लिए सबसे पहले मेरा काम है, पहला है डॉक्टर की सलाह।
अर्थात जितने समय की दवाई दी गई उसे लेना चाहिए। चौथा है, तीसरा है अधिक भारी डोज वाली नहीं लेनी चाहिए। अर्थात हमें क्या करना चाहिए कि हमें जिस प्रकार से हमें डॉक्टर और बिना डॉक्टर के बताए हमें बिल्कुल प्रतिजैविक दवाइयां लेनी नहीं चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि जब हम इन दवाइयों को अपनी इच्छा के अनुसार हम ले लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे भी नष्ट कर देते हैं। परंतु इसमें होता क्या है कि जो माना कि हमने अधिक समय में इसका सेवन किया हमारा शरीर भी निश्चल हो जाएगा, अर्थात उसके प्रति ये प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी कम हो जाती है। इसके बाद में अब ये वैक्सीन टीका, जो टीका लगाया जाता है तो टीका किस प्रकार से कब लगाया जाता है, उसका क्या लाभ होता है, टीका में क्यों लगवाना अनिवार्य होता है, जिसे हम बोलते हैं वैक्सीन। तो अधिकांश तरह का टीका आप देखते हैं चेचक का है, हेपेटाइटिस का है, इन्फ्लुएंजा का है, ये सारे टीके निःशुल्क हॉस्पिटलों में उपलब्ध होते हैं जिन्हें हमें समय समय पर लगवाना अनिवार्य होता है। तो टीकाकरण करवाना अनिवार्य होता है। तो टीका पहले तो देखा जाए विद्यालयों में लगाया जाया करते थे, परंतु आज जब प्रेग्नेंट महिला होती है उस समय भी टीकों को लगाया जाता है, जिससे कि माँ एवं बच्चा भी आसानी से स्वस्थ रह सके। तो अब सूक्ष्म जीव ये जो हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है टीकाकरण के माध्यम से क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है जिससे कि आसानी से ये हमारे शरीर माना क्या मिलेगा कि हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये जल के माध्यम से सूक्ष्म जल, वायु, संपर्क आदि के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं। तो इसलिए ये हमारे शरीर में जब पहुंचते हैं तो इसको हमारे शरीर में सांस के माध्यम से हो सकते हैं, भोजन के माध्यम से हो सकते हैं, संपर्क के माध्यम से होते हैं, परंतु उन
प्रश्न नंबर 2, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? प्रश्न नंबर 3, क्लेमाइडोमोनास पैरामीशियम का चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 4, सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ रह सकते हैं? प्रश्न नंबर 4, 5वां, टीकाकरण करवाना क्यों अनिवार्य है?